सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी एलएस में 17 रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो चलिए आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आपकी कब ग्रेजुएशन हुई, कब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बता सकते हो तो बताइए। हाँ, मेरा नाम है सानू खान। मैं महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन और मेरी मास्टर्स नासिक में ही हुई है, पुणे यूनिवर्सिटी से। और मैं फिलहाल अभी पीएचडी में इनरोल हूँ। पीएचडी में इनरोल्ड हो? हाँ। कहाँ पे? शिवनाथन यूनिवर्सिटी, दिल्ली एनसीआर। अच्छा, तो मतलब जो आपका जो मास्टर्स हुआ था तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कब हुई थी आपकी मास्टर्स? 2022 में। 2022 में हुई थी आपकी। अच्छा, मतलब आप पीएचडी में इनरोल भी हो। आप किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम पे? अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ केमिकल बायोलॉजी फॉर सेंसिंग एंड थेरानोस्टिक डिसीज डायग्नोसिस। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे आप पीएचडी भी कर रहे हो, साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हो, आपने ज्वाइन कब किया था? मैंने ज्वाइन किया था 2023 अगस्त में। 2023 में आपने ज्वाइन कर लिया था। अब ये हम्म। बताइए, आप पीएचडी के साथ साथ तैयारी कैसे की आपने? एक्चुअली यहाँ पे शेड्यूल जो था पीएचडी का, जो डे टू डे रूटीन होता है वो 10 to 8 होता है ऑलमोस्ट। 8 बजे के बाद मैं लाइब्रेरी में बैठता था। 8 से कभी 12, कभी 1 या 2, ऐसे रेगुलरली मैं 4 या 3 घंटे पढ़ाई करता था। अच्छा, और यहाँ आने के बाद मैंने शायद 2 या 3 बार और अटेम्प्ट दिए थे। उससे पहले भी मैंने अटेम्प्ट दिए थे, तो मेरा एलएस नहीं हुआ था। इस बार कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। अच्छा, 6 अटेम्प्ट था, फिर भी आपने एलएस तो निकाल ही लिया। हम्म। रैंक भी 17 रैंक थी, अच्छी खासी रैंक थी आपकी। यस सर। तो बताइए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट्स, यानी कौन 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 सी सब्जेक्ट आपको इजी लगती, कौन सी डिफिकल्ट लगती? एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से जो सबसे इजीएस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा। अगर अगर हम जैसे देखें विथ कंपेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड तो होते हैं, लेकिन थोड़े से लॉजिकल्स होते हैं। हाँ। बट आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो उसमें थ्योरी जो होती है स्टेट टू होती है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उनके क्वेश्चन को सीधे और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और फिर आपने ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होने का एडवांटेज यही था कि मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सारी चीज़ों में मेरा हाथ थोड़ा सा अच्छा था। तो बस मुझे ज़्यादा उसे कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एम यही था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा अच्छा है ही, तो उसे बस रिवाइज करते रहूं। और इनिशियली मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट की टॉपिक्स को लेकर स्टडी करता था। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये था कि जब क्वेश्चंस आते थे नेट में, तो मैं उनको अटेम्प्ट करते समय कंफ्यूज हो जाता था। तो अच्छा, उनको अटेम्प्ट करते समय आप कंफ्यूज हो जाते थे। इस टाइम मैंने बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही फोकस किया। और उन्हीं की बेसिस पर मैंने इस लास्ट अटेम्प्ट को अटेम्प्ट किया। और फिजिकल को बिल्कुल भी टच नहीं किया आपने? फिजिकल केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो ऐसे छोटे हाँ, छोटे टॉपिक मैंने कवर किए थे। थोड़े थोड़े टॉपिक आपने इनके भी कवर किए, हम्म। मतलब कुछ बेसिक। और जैसे आपने एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे की? जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कोई ऐसी खास की नहीं थी। मतलब हमें भी पता है कि जब भी हम वो क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें से 15 में से 5 या 6 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पढ़ के लॉजिकल माइंड से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा। उसी उसी के हिसाब से मैं उसमें अटेम्प्ट किए थे। और मुझे 10 या 8 मार्क्स मिले थे उसमें। अच्छा, 10 या 8 मार्क्स आपको देखने को मिले थे। अच्छा, आपका फाइनल स्कोर क्या मिला आपको एग्जाम में? फाइनल स्कोर है मेरा 96। 96? जनरल से आते हो क्या आप? जनरल कैटेगरी। उससे पहले वाले अटेम्प्ट में मुझे 103 था, एंड देन उससे पहले 101। बट अच्छा। लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत ही हाई थी, तो मुझे एलएस नहीं मिल पाया था लास्ट अच्छा, लास्ट टाइम नहीं मिला, मतलब आपका स्कोर तो अच्छा खासा है। मतलब देखा जाए तो अगर आप अदर कैटेगरी में तो आपकी टॉप 100 का टॉप 50 में रैंक आ जाए। टाइम। मैं ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करा सकता था, पर मैं फेल
जनरल में हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जनरल में ही पास करूंगा। तो करते-करते 6th अटेम्प्ट हो गया, तब जाके मेरी एलएस हुई और आने वाले समय में होप सो जेआरएफ भी हो जाएगी। तैयारी करते रहो, जेआरएफ भी हो ही जाएगा। अब जैसे आप स्टडी करते थे तो टाइम को कैसे मैनेज, मतलब कि टाइम को कैसे मैनेज करते थे? जैसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था स्टडी का टाइम टेबल जो भी है। मॉर्निंग सेशन में मैं डीप पढ़ाई करता था, जैसे कि थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, और 10 से 8 लैब में काम करने के बाद जैसे कि बॉडी थोड़ी-सी थक जाती है, तब कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे बस मैं 4 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करता था, पीवाईक्यूज़ देखता था और यूट्यूब पे लेक्चर्स देखता था। अच्छा। हुँ। तो इसी पैटर्न को मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करते गया इस एग्जाम से पहले लास्ट 3 मंथ में। ऐसे आपने फॉलो किया। हुँ, बढ़िया। आप मतलब आप अच्छी खासी तैयारी तैयारी भी आपकी अच्छी खासी, आप साथ के साथ पीएचडी भी कर रहे हो। जब यस आपका सर। रिजल्ट आया तो आपके प्रोफेसर वगैरह ने क्या बोला, जिसके अंडर में आप पीएचडी कर रहे हो, आपके दोस्तों ने क्या बोला? एक्चुअली सर मेरे प्रोफेसर बहुत काइंड है इन सारी चीज़ों में। मतलब आप भी जानते हैं कि पीएचडी के सिनेरियो में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो कभी-कभी इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट होती हैं प्रोफेसर्स के मन में कि अगर इसका सीएसआर नेट या गेट निकल जाता है, तो ये बच्चा यहाँ से चले जाएगा ऐसे करके। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे दिल के। उनको पता था कि बच्चे ने 3-4 बार अटेम्प्ट किया है, उसका सीएसआर नेट नहीं निकला है। तो जब मैंने यहाँ जॉइन किया था 2023 अगस्त से, जब मेरा एग्ज़ाम होता था, वो हमेशा मुझे 1 महीने की छुट्टी देते थे, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, लास्ट वाले 20 डेज़ या 30 डेज़ के लिए। तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत खुश हो गए थे। थोड़े से नाराज़ भी हुए थे क्योंकि 5.5 मार्क्स से मेरी जेआरएफ रह गई थी। पर उन्होंने बोला था कि अभी एलएस हो गया है तो आगे जाके तुम्हारा जेआरएफ भी हो जाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मतलब आप इस पीएचडी कर रहे हो तो आपको स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलता है वहाँ पे? मुझे यहाँ स्टाइपेंड मिलता है 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ। सही है। हुँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो आपकी तो पीएचडी को भी शायद 2 साल होने वाले हैं अब तो। 23 में 2 ज्वाइन साल। किए। हाँ। हाँ। तो चलिए, आपको जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे, कि वो बच्चे, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में फ़ेल या पास तो होता ही रहता है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को इस तरीके से सोचेंगे कि अगर मैं डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डेली 6 घंटा पढ़ना है, ज़रूरी ये है कि आपको डेली पढ़ना है, और एक ना एक दिन ज़रूर वो आएगा, चाहे वो आपका 5th अटेम्प्ट हो, 7th अटेम्प्ट हो या 6th अटेम्प्ट हो। अगर आप डेली पढ़ाई करते जाएँगे, चाहे वो कम क्यों ना हो, एक ना एक दिन आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बस आपको इसी फेथ के साथ पढ़ाई करते रहनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपने खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखा, आपने 6 अटेम्प्ट तक आपने तैयारी आपने जारी रखी? एक्चुअली नासिक में बहुत छोटा-सा क्लास है। उन्होंने उनके हेल्प के थ्रू उन्होंने मुझे बताया कि सीएसआई नेट और गेट की एग्ज़ाम्स ऐसे-ऐसे होती हैं। उन्होंने थोड़ा-सा मुझे इनिशियली गाइड किया था। तो जब उनके अंडर में 1 साल के ड्यूरेशन में कुछ-कुछ सीखा था, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि सर आपका क्लास छोटा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन मेरा जेआरएफ होगा, तो सबसे पहले आपको बताऊँगा ताकि आपको खुशी होगी। पर अनफॉर्च्यूनेटली आने वाले 4th 5th अटेम्प्ट तक मैं ना एलएस निकाल पाया, ना जेआरएफ निकाल पाया। तो पैसिव मोटिवेशन यही था कि पीएचडी मिलने के बाद भी जो मैंने प्रॉमिस किया था उसे कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में। तो इसी वजह से जो भी एनर्जी थी, जो भी मोटिवेशन मिलता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पीएचडी में एनरोल हो चुका हूँ, तो मोटिवेशन डाउन होने ही वाला है। पर बस वो उस प्रॉमिस की वजह से मैं पढ़ाई करता गया, और इस बार मेरी एलएस हो गई, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। तो मतलब आपने एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम पेपर दिया था, आपने एग्ज़ाम में प्रेशर कैसे मेंटेन किया? क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर इतना रहता है कि आते हुए भी चीज़ें गलती होती है। यस सर। सो एक्चुअली जब भी मैं एग्ज़ाम देके आता था और मेरा रिज़ल्ट नहीं आता था, तो अगले एग्ज़ाम में प्रेशर्स उससे 2 गुना बढ़ जाता था हमेशा। तो मैं यही सोचता था कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा तो शायद मैं नहीं दूँगा, और मेरा एग्ज़ाम नहीं होता था, फिर मैं प्रिपेयर करता था, फिर एग्ज़ाम देता था, फिर एग्ज़ाम नहीं होता था। जो जी। लास्ट वाला अटेम्प्ट था, इस अटेम्प्ट को मैंने इस तरीके से सोचा था कि कुछ भी हो, बस मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ, इसको मैं बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट समझ के पढ़ाई करता हूँ, तो शायद मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अच्छा। मैंने इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा, इस वजह से शायद मैं पढ़ाई जब कर रहा था, तो फुली डेडिकेटेड था, और
शायद अगर मैं अच्छे से और पढ़ाई करता तो शायद मेरा जेआरएफ भी हो जाता। हाँ हो जाएगा, वो तो तैयारी करते रहो, हो जाएगा। यस सर। चलिए, आपको कुछ और कुछ पूछना है? आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी है? अ, ऐसा तो कोई क्यूरी तो है नहीं। बस मैं आपसे कोई सजेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी एग्जाम देता हूँ तो 15 या 10 मार्क्स शॉर्ट रह जाता हूँ जेआरएफ से, एलएस से। तो कैसे उस एरर को मैं कम कर सकता हूँ, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट पे मैं जेआरएफ ले सकूँ। मतलब आप ऐसे करो, एक तो मॉक टेस्ट वगैरह पे ध्यान दो, ठीक है? हम्म। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है सर। ठीक है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दो, मेरा बोलना तो यही है। और ये देखो कि आपने गलती कहाँ की है, पहले पेपर को एनालिसिस करो कि आपने गलती कहाँ की है। हम्म। उसके बेसिस पे आप आइडिया लगाओगे, भाई मैंने ये गलती की है तो मेरे को इसको और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आप सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ोगे, भाई मैंने लास्ट 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 एग्जाम मैंने ये चीज़ें पढ़ी है। उसके बाद आप हम्म। देखो कि भाई कुछ और चीज़ें और छूट रही जो मैंने अभी तक देखी भी नहीं। उन टॉपिक्स यस को सर। आप चूज़ कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा फिजिकल की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा एप्टीट्यूड की तरफ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम्म। तो आप आराम से निकाल सकते हो। सर नेगेटिव -26 मार्क्स आना ये अच्छी बात तो नहीं ना, मतलब इसमें मार्जिन ऑफ एरर तो बहुत ज्यादा है। नेगेटिव जब मार्किंग 26 था। हाँ। इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। पेपर में शायद सिलेक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सर, क्योंकि क्योंकि हर बार ये होता है कि मतलब 15-20 नेगेटिव मार्किंग आता है और जेआरएफ का वो जो डिस्टेंस होता है यही डिसाइड कर देता है। हाँ वही डिसाइड कर देता है, नेगेटिव मार्किंग डिसाइड कर देता है अपने को। हम्म। तो इसका थोड़ा नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको माइंड में क्लियरिटी आएगी। सिलेक्टिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। यस सर ठीक है। सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी पेपर में, क्योंकि सिलेक्टिविटी आपने अच्छी कर ली, अगर 20 क्वेश्चन भी अच्छे से सिलेक्ट करके कर लिए ना पार्ट सी में, तो आपका जेआरएफ हम्म। निकल जाएगा। क्योंकि फिर यस पार्ट सर। बी में भी निकालोगे थोड़े क्वेश्चन, पार्ट बी ए में भी आप थोड़े क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो हम्म। आराम से आप निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आपने इतना आपका कीमती समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।